सवाल शुरू की जाए। देखो, कल के क्लास में हम लोगों ने चार्जिंग पूरा सीखा। चार्जिंग के 3 मेथड सीखे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन, और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम बन सकते थे वो भी हमने सीखा। एक और कंसेप्ट रह गया था जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसे हम डिस्कस कर दे कंडक्शन वाले मेथड पे। देखो, स्टार्टिंग में आपको पता था कि अगर हमारे पास आगे बोले, ठीक, 2 स्फीयर आइडेंटिकल हो, तो आइडेंटिकल का मतलब होता है रेडियस सेम, मास वगैरह सेम, मटेरियल सेम। तो उस केस में क्या होता था कि दोनों बॉडी पे जो चार्ज होगा कंडक्शन के बाद वो क्या होगा, सम ऑफ चार्जेज बाय 2 होगा। हाँ है ना? नहीं, एक बॉडी पे चार्ज थी मान लो +10 कूलम, एक बॉडी पे चार्ज था मान लो +30 कूलम। ठीक, दोनों को कंडक्शन करवा दीजिए। कंडक्शन के बाद इस पे कितना चार्ज होगा, 10 + 30 बाय 2, मतलब 20 कूलम इस पे भी और 20 कूलम इस पे भी। ये होता था अगर ये आइडेंटिकल हो तो। और ये क्यों होता था? ये इसलिए होता था कि चार्ज का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। आगे हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल में, जब तक दोनों का पोटेंशियल यानी दोनों का लेवल सेम ना हो जाए, दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 ना हो जाए, तब तक चार्ज का फ्लो होते रहता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा प्लीज। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए था, नहीं पूछा, हम अपने आप पूछ दिए। क्या हो अगर दोनों स्फीयर आइडेंटिकल नहीं हो? तो सवाल इस पे आएगा, कंपटीशन क्वेश्चन आपको इस पे पूछेगा। अगर दोनों स्फीयर अलग अलग रेडियस का हो तो कैपेसिटी अलग अलग होगी दोनों की चार्ज के होल्ड करने की, तब क्या दोनों पे चार्ज बराबर बराबर होंगे? नहीं, तब दोनों पे चार्ज बराबर नहीं होंगे। तो कैसे होंगे? तो उनके कैपेसिटी के रेशियो के हिसाब से होगा। क्लियर है? तो उसी कैपेसिटी के रेशियो के हिसाब से हमने इसे तोड़ के रिजल्ट बस लिखा है। आपको फाइनली PMR ही करना है, मतलब प्लीज मारो रट्टा। फायदे में रहोगे, प्लीज भी लगा दिया, वैसे MR प्लीज लगा दिए जानबूझ के कि ये बड़ा यूजफुल है, याद ही रखना है। और बड़ा सुंदर तरीका याद रखने का, क्योंकि इस तरह के रिजल्ट्स काफी बार आएंगे। याद करो न्यूट्रल पॉइंट का, कुछ याद आ रहा है न्यूट्रल पॉइंट से रिलेटेड? एकदम ट्रिकी रिजल्ट था कि नहीं था, जो याद रखा जा सकता है। यहां भी वैसा ही रिजल्ट है, ये एकदम ट्रिकी रिजल्ट है, आप याद रख सकते हैं। अगर मान लो ये दोनों स्फीयर पे इनिशियली चार्ज Q1 और Q2 है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है डजंट मैटर, नहीं, और मतलब टोटल चार्ज जो होगा वो हम लोग निकाल लिए Q। नेट चार्ज इन दोनों को पे कितना है? Q1 + Q2 के बराबर होगा, नेगेटिव पॉजिटिव सब कट्टो कट्टो करके टोटल। अगर इसका रेडियस अलग अलग नहीं होगा, किसी का ज्यादा किसी का कम होगा, तो कंडक्शन के बाद जिसका रेडियस R1 है उस पे चार्ज आएगा टोटल चार्ज टाइम्स ऑफ R1 बट सम ऑफ रेडियस। याद रखना कितना आसान है। और कंडक्शन के बाद दूसरे पे जो चार्ज आएगा वो टोटल चार्ज दूसरे का रेडियस बट सम ऑफ रेडियस। कैसे आता है? कैपेसिटी के बेसिस पे आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर लोगे, पुट पार्ट कर दोगे, सब कुछ आ जाएगा। या पोटेंशियल का कंसेप्ट है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ये रिजल्ट्स डेरिवेशन आपको पूछना है ना, आपको इसका देखना है, दिखा देंगे, लेकिन रिजल्ट आपको प्लीज याद रखना है। याद रखेंगे? खाइए कसम कि ये रिजल्ट याद रखेंगे। नहीं खाओगे? मत खाओ। अब देखो इस पे सवाल क्या बनेगा। जैसे मान लो अगर हमने आपको कहा, प्लीज क्वेश्चन देखना, ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है। हमने आपको 2 स्फीयर दिया, एक स्फीयर है जिसका रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर का है, और एक स्फीयर जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर का है। इनिशियली इस पे चार्ज था 40 माइक्रो कूलम का, माइक्रो बता चुके हैं 10⁻⁻⁶, और इस पे चार्ज था 20 माइक्रो कूलम का। अगर हम इन दोनों को कंडक्शन करवा दें और आपसे पूछे कि दोनों पे चार्ज कितना होगा कंडक्शन के बाद, तो क्या कहेंगे? इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, या कैपेसिटी वाला तरीका भी यूज कर सकते हैं। वो फिलहाल हम लोगों ने सीखा नहीं है कि कैसे कैपेसिटी वाला तरीका यूज करते हैं। अगर कैपेसिटी का रेशियो दे रखा होता तो सीधा कर देंगे हम लोग, लेकिन आपको ये कैपेसिटी का रेशियो नहीं दे रखा होगा। रेडियस से कैपेसिटी कैसे निकालते हैं वो हम लोग अभी फिलहाल नहीं सीखे हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे जब स्फीयर सीखेंगे वहां पे। ठीक है, फिलहाल
कैपेसिटी का रेशियो नहीं दे रखा है, ऐसा मत मानिएगा कि कैपेसिटी का रेशियो 2:3 हो जाएगा, नहीं। कैपेसिटी का रेशियो अगर आपको दे रखा होता ना तो आप आराम से इसको कैलकुलेट कर लेते, अदरवाइज रेडियस दे रखा है तो कैपेसिटी का रेशियो नहीं दे रखा है, तो आपको ये यूजफुल रिजल्ट्स जो है ये ध्यान में रखने हैं। तो बताइए टोटल चार्ज, इसका भी पॉजिटिव इसका भी पॉजिटिव, तो टोटल चार्ज Q कितना हो जाएगा 60। कंडक्शन के बाद पहले स्फीयर पे चार्ज कितना हो जाएगा, कंडक्शन के बाद पहले स्फीयर पे चार्ज कितना होगा सर 60 इंटू रेडियस है, नहीं रेडियस 2 सेंटीमीटर ही रहने दीजिए, मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, कर सकते हैं क्या, कर दीजिए। तब तो सुनो, तब तो पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, या रहने दो 60 माइक्रोकुलम इंटू 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मतलब समझते हैं, काहे करिएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटने वाला है अभी, इंटू 2 बाय सम ऑफ रेडियस 3 to 5 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा ना, यहां भी 2 सेंटीमीटर था और यहां भी 5 सेंटीमीटर, कट्टो कट्टो हुआ ना, इसलिए सॉल्व में करना है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, कितना 24 माइक्रोकुलम, कोई दिक्कत। कंडक्शन के बाद जो 40 माइक्रोकुलम चार्ज होल्ड करता था, सुनो 40 माइक्रोकुलम चार्ज जो होल्ड करता था उस पे चार्ज कितना है 24 कुलम। क्यों मुस्कुरा रहे हैं, कोई नहीं सोचा। अभी इस सवाल को हम दूसरे तरीके से बनाने वाले थे, मतलब आंसर पुराने के लिए जो नया कंसेप्ट बिना एक फॉर्मूले वाला रिजल्ट यूज करने वाले थे, बिना उसके भी हो जाएगा, इसीलिए मुस्कुरा रहे थे। अब बताओ Q2 पे कितना चार्ज होगा बाबू, Q2 पे कितना चार्ज होगा, सीधी सी बात है Q2 पे होगा 60 इंटू 3/5, तो बताइए कितना होगा 16 है, 16 कैसे हमारे, तुम्हारा 16 कैसे आया था, 12×5 = 60, 36 माइक्रोकुलम ना, आपका 16 कैसे आया था, आपका 16 कैसे आया था, अच्छा ये करेक्ट है 24 और 36, हाँ या ना, कोई दिक्कत, बोलो बाबू, नहीं नहीं पक्का ना, गुड। अगर ये पूछा रहा था, अगर सवाल ये रहता तो इसका आंसर ये होता, क्या क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये नहीं है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिए, आपको बस सोचना है। अब कह ये रहा है कि कितना चार्ज, सुनना, कितना चार्ज 2 सेंटीमीटर स्फीयर वाले से 3 सेंटीमीटर वाले स्फीयर में गया है। पहले इसमें कितना था, अब कितना कितना गया, या चलो 3 में पहले कितना था 20, बाद में कितना है 16 कुलम आया होगा ना, इसका मतलब इससे चार्ज इसमें कितना ट्रांसफर हुआ, मात्र 16 कुलम। बना कि नहीं बना, सोचने से बना। अब देखो इसका एक फॉर्मूला भी है, कंसेप्ट बताते हैं, किस कंसेप्ट के बेसिस पे, एकदम ये एक्यूरेट है, ये आपका टाइम सेव करेगा, ये वाला फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला या कोई रिजल्ट्स होता है तो वो टाइम ही बचाता है ना आपका, ये बचाएगा। अगर आपको कोई फॉर्मूला और वगैरह याद ना हो तो एक और आसान तरीका है इसको समझने का, आइए उसे समझा दें आपको। दिख रहा है रे जुट्ठे, क्या लिखे थे बोलो तो यहाँ पे लिखे थे कि मिटा दिए थे, देखो इधर आ जाओ ना। दूसरा तरीका यह है कि आप ये बताइए इसमें इस चार्ज का फ्लो कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। चार्ज का फ्लो स्टॉप कब हो गया, जब पोटेंशियल सेम हो गया। मतलब इसका पोटेंशियल अगर V1 है, पोटेंशियल क्या होता है बाद में पढ़ेंगे हम लोग, अगर इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है, दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया, चार्ज का फ्लो स्टॉप। पोटेंशियल को V से नोट करते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, अगर कोई पॉइंट चार्ज है, तत्काल बता रहे हैं, किसी इसका पोटेंशियल होता है KQ/R, ठीक है, या किसी डिस्टेंस पे तो R। क्लियर है? तो बताइए इनका पोटेंशियल कितना होगा, KQ कंडक्शन के बाद। इस पे जितना चार्ज था कुछ चार्ज गया है, अभी नहीं पता, मान लो अभी हमें नहीं पता, चलो अब आ जाए दूसरे वाले, इसी का अल्टरनेट मेथड। जैसे इस पे चार्ज कितना था 40, इस पे चार्ज कितना था 20। अब आपको पूछा गया कि अच्छा कुछ चार्ज सर इससे उठ के इसमें गया है, ये कह रखा है उन्होंने, तो कितना चार्ज उठ के गया है हमें नहीं पता। मान लेते हैं
कि Q चार्ज इससे निकल के इसमें गया, मतलब इसमें अब कंडक्शन के बाद कितना चार्ज है, और इसमें ये तो ठीक था ना, कुछ चार्ज अगर इससे निकल के इसमें गया है तो उतना चार्ज इसमें माइनस हुआ होगा और उतना चार्ज इसमें प्लस हुआ होगा। जितना चार्ज जा सकता था गया, इसके अब इस चार्ज जाने के बाद क्या हुआ, चार्ज का फ्लो स्टॉप, मतलब पोटेंशियल सेम। और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, देखो ये पोटेंशियल है, समझे ना, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R, ठीक है। इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KQ की जगह पे कितना करोगे कंडक्शन के बाद, और इसका R मतलब रेडियस यूज करना है अगर स्फीयर हो तो, बाद में बात करेंगे फॉर्मूले पे। इसका रेडियस कितना है बाबू, 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट्टो कट्टो, KQ, इसका Q कितना, K कट्टो कट्टो सॉल्व करिए, 120 माइनस 3Q इक्वल टू 40 प्लस 2Q, 120 माइनस 40 इक्वल टू 5Q, बताइए कितना हुआ, 80, 5Q, Q इक्वल टू 16 माइक्रोकूलम। ऐसे जाओ वैसे जाओ, अल्टरनेट मेथड, ये आसान था ना, ये है वे तरीका जिससे इसको बनाते हैं, ये भी आसान है। अगर आपको आपके पास पोटेंशियल का कंसेप्ट है तो आप आराम से सवाल बना सकते हैं। क्लियर है? तो कंडक्शन से रिलेटेड सारी बातें हो गई, चार्जिंग से रिलेटेड सारी बातें हो गई। अब हम लोग इसके चार्ज के लास्ट टॉपिक में इंटर कर गए हैं, प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल बनते हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके सिलेबस से रिलेटेड, तो हर सवाल को बढ़िया से डिस्कस करेंगे। एक दिन ज्यादा आज भी खत्म हो सकता था, लेकिन एक दिन और हम टाइम लेने वाले हैं, ठीक है। गुड, शुरू करें। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। देखो कुछ बातें तो हम लोगों ने चार्ज के बारे में पहले ही सीख रखी है कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं, कैसे चार्ज बनते हैं, कैसे चार्ज नहीं। कुछ बातें हम लोग प्रॉपर्टी के बेसिस पे पढ़ेंगे। सबसे पहली बात देखो, ये आपको कुछ न्यूमेरिकल आइडिया भी देगा। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताएंगे जो आपको क्वेश्चन बनाने वक्त हेल्प करेगा। सबसे पहली बात कि चार्ज इज एडिटिव, क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो चार्ज को आप प्लस माइनस कैसे करेंगे, सिंपल अलजेब्रा के रूल से, ठीक है। एडिटिव का मतलब होता है ये सिंपली एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय द रूल ऑफ सिंपल अलजेब्रा। सिंपली आप इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम में ढेर सारे कुछ पॉजिटिव चार्ज हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज हैं, तो टोटल चार्जेज हमारे पास उस सिस्टम के कितने होंगे। तो देखो क्या करना है, सबका सम अप कर देना है सिंपल विद देयर साइन, जो अलजेब्रिक अलजेब्रा में होता है नहीं कि सिंपली उसे ऐड करते हैं, आप उसे एकदम नॉर्मल वे में ऐड कर दीजिए, नो टेंशन, ठीक है। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज पे कितना आएगा, -2c, मतलब जो सम करने के बाद आएगा नहीं, इसका नेट चार्ज होगा। और हम लोग हमेशा बात करते हैं नेट चार्ज। अगर किसी सिस्टम का अगर किसी सिस्टम का नेट चार्ज 0 है, इसका क्या मतलब हुआ, और उसमें टोटल जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही टोटल नेगेटिव चार्ज हो गए होंगे। देखो अगर हम तुमसे ये कहें कि क्या चार्ज 0 है, इसका मतलब ये होता है कि नेट चार्ज हम बोल रहे हैं। अगर चार्ज, क्योंकि टोटल चार्ज ऐसे देखो सिंपल, अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज 0 तो हो ही नहीं सकता, जैसे इसमें टोटल चार्ज कुछ है नहीं। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि चार्ज 0 है, इसका ये मतलब हुआ कि हम नेट चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। और जब भी हम चार्ज के बारे में बात करेंगे आपको नेट चार्ज समझना है, क्लियर है। चार्ज के बारे में बात करेंगे तो पॉइंट चार्ज समझना है, क्लियर, ठीक है। तो नेट चार्ज मतलब चार्ज को आप सिंपल, ये इसी प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव। एडिटिव का मतलब होता है सिंपल अलजेब्रा की मदद से आप इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्लियर, गुड। अब इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कंडक्शन वाला मेथड, याद है आपको, उसमें चार्ज ट्रांसफर होता था। इसमें भी देखो किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज जाती थी नहीं, तो चार्ज ट्रांसफरेबल होता है। चार्ज को किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आप ट्रांसफर आराम से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। इवन टोटल का टोटल चार्ज आप ट्रांसफर कर सकते थे, देखा था आपने। इन केस ऑफ जो सामने वाली बॉडी, अगर उसकी कैपेसिटी इनफिनाइट हो तो टोटल का टोटल चार्ज ट्रांसमिट हो जाता था ना। तो ये जरूरत के हिसाब से हम लोग करते हैं कि चार्ज कितना ट्रांसफर करना है, किस बॉडी से किस बॉडी में, लेकिन चार्ज को ट्रांसफर आप आराम से कर सकते हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत। अगला ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं, बन जाए आपके। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज,
इसका क्या मतलब होता है कि चार्ज इनवेरियंस मतलब मतलब वेरी नहीं करेगा, ऐसे याद रखना है। इनवेरियंस ऑफ चार्जेस का मतलब होता है कि चार्ज, जैसे एक मुट्ठी चार्ज आपने लिया, मान लीजिए आपके पास 50 कूलम चार्ज है, ठीक है नहीं, और उसे आपने जोर से फेंका और किसी ने कैच लिया, तो क्या वो जो कैचिंग वाली गेंद होगी उसका चार्ज बदलेगा? नहीं बदलेगा। मास में होता है, मास बदल जाता है। अब ऐसा नहीं कि तुम फेंकोगे जोर से तो उसमें मास चेंज होगा, वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, काफी वेलोसिटी, वो भी हम लोग बात करेंगे जब चार्ज और मास में डिफरेंस करेंगे, तब वहां पे फिर बताएंगे कि आपको कैसी वेलोसिटी से मास चेंज होता है। और ये चीजें आपको सिलेबस में पढ़नी है मॉडर्न फिजिक्स में, डबल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में, कैसे मास वेव बन जाता है, ठीक है, मास चेंज होता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। लेकिन चार्ज ना ही स्पीड पे डिपेंड करती है, ना ही किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, ठीक है। आप यहां पे 10 कूलम चार्ज है, आप मून के रिस्पेक्ट में देखिए, दौड़ती हुई ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखिए, या रुकी हुई, आप कोई भी रेफरेंस क्यों ना ले लो, लेकिन जो चार्ज होगा ना वो इंडिपेंडेंट होगा, चार्ज फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा, जितना चार्ज है उतना ही रहेगा, और वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करेगी। अगर 10 कूलम चार्ज को आप मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट से भी फेंक देंगे ना, तो उस पर 10 कूलम चार्ज ही रहेगा। क्लियर? तो चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती है। क्लियर? कोई दिक्कत? जैसे मान लो आपको कोई सवाल दे दिया कि 10 मीटर पर सेकेंड से 5 kg कूलम चार्ज को फेंका गया, बताइए फेंकने के बाद चार्ज कितना होगा? जितना था पहले, मतलब चेंज नहीं होने वाला है। समझ गए बात को? बहुत सुंदर। आइए अगला पॉइंट है ये पॉइंट वैसे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में, पूरा चैप्टर ही आपको, कि जब चार्ज रेस्ट में होगा। अभी हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे ना, वो सारी चीजें इसी फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे कि जब चार्ज रेस्ट में होगा। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। सुनो, नहीं लिखो ना, अभी एक टाइम है। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो अपने आसपास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ने वाले हैं पूरा। और आपको ये याद रखना है, सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव आ जाता है। क्लियर है? तो व्हेन चार्ज एट रेस्ट इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। अपने आसपास ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा सिर्फ कब? जब चार्ज रुका रहेगा, रेस्ट में होगा। तो फिर सवाल ये आता है कि मोशन में होगा तो देखो, मोशन दो तरह के हो सकते हैं। एक ऐसा मोशन में हो सकता है जब जिसमें एक्सेलरेशन 0 हो, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि इसके पास एक्सेलरेशन 0 हो, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, अगला चैप्टर। चार्ज के बारे में पूरा का पूरा पढ़ना होता है हमें, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैट के बाद जो अगला पूरा टॉपिक होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी से लेकर मैग्नेटिज्म तक, वहां पे हम लोग बस चार्ज के यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन कंप्लीट डिस्कशन होगा आपका। इवन पार्ट 1 में पूरा, पार्ट 1 का पहला वाला चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जिसमें 2-3 टॉपिक्स हैं, यानी 2-3 चैप्टर हैं, उसमें हम लोग चार्ज एट रेस्ट के बारे में बात करेंगे। और बाकी का जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में सीधा पूरा कंसेप्ट ही है चार्ज के यूनिफॉर्म मोशन को लेके। तो चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट करता ही है, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। क्लियर? लेकिन चार्ज जब एक्सेलरेटेड मोशन में हो तब, मतलब जब चार्ज के पास, इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं ना, यानी आप ये कह सकते हैं कि जब चार्ज एक्सेलरेटेड होगा, इसको कहते हैं एक्सेलरेटेड चार्ज, चार्ज के पास एक्सेलरेशन होगा, उस वक्त क्या करेगा? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनाएगा, जिसको हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में पूरा नहीं, पार्ट 2 में, और पार्ट 1 के एंड में ईएम वेव स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो ईएम वेव से स्टार्ट हो जाएगा आपका चार्ज जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। क्लियर है? मतलब यही पूरा फिजिक्स है आपका चार्ज के ही मोशन से रिलेटेड, चार्ज के बारे में ही। क्लियर? तीनों पॉइंट्स याद रखेंगे। चार्ज रेस्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, चार्ज मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, और जब चार्ज रेस्ट एक्सेलरेटेड मोशन में होगा वो अपने आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनाता है। अब ये कैसे बनाता है, इसी चीज को तो पढ़ना है, यही पढ़ना हमें। क्लियर है? ठीक है, आगे 2-3 और छोटी छोटी बातें हैं, उसे भी कर लेते हैं। चार्ज रिसाइड्स ऑन मास, मतलब ये होता है कि चार्ज का अस्तित्व बिना मास के नहीं हो सकता है। आई बात समझ में? मतलब चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता। चार्ज किस पे होता है? मैटर पे ना।
और मास नहीं है मतलब मैटर ही नहीं है। तो भाई मैटर नहीं तो चार्ज कौन चीज का? आई बात समझ में? मतलब चार्ज का एग्जिस्टेंस मास के बिना नहीं हो सकता। उल्टा नहीं सोचना है, उल्टा वो नहीं सोचना है, मतलब कन्वर्स टू नहीं है। मतलब ये हुआ अगर मास नहीं है तो चार्ज नहीं होगा, इसकी पूरी गारंटी है। लेकिन चार्ज नहीं है तो मास भी नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल सबसे बढ़िया, आपके पास न्यूट्रॉन है क्या न्यूट्रॉन के पास चार्ज होता है? नहीं। न्यूट्रॉन के पास चार्ज होता है? सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज सम ऑफ नेगेटिव चार्ज 0। न्यूट्रॉन के पास चार्ज ये नहीं है। आई बात समझ में? इसमें सम ऑफ टोटल चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव 0 वाला कोई मैटर नहीं है न्यूट्रॉन के साथ। इसके अलावा सारे लोगों के साथ सम ऑफ पॉजिटिव, अगर किसी का नेट चार्ज 0 है, इसका ये मतलब हुआ कि उसके अंदर जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव हैं। लेकिन न्यूट्रॉन के साथ ऐसा नहीं होता है। न्यूट्रॉन के पास चार्ज है ना एक कुछ पॉजिटिव ना एक कुछ नेगेटिव। समझ पाए बात को क्या? लेकिन न्यूट्रॉन के पास मास है कि नहीं है? लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। लगभग बोले ना, फिर होता है ना। तो इसका मतलब यह है कि अगर चार्ज नहीं हो तो मास हो भी सकता है, लेकिन मास अगर नहीं हो तो चार्ज तो नहीं होगा, इसकी गारंटी है। समझ गए? इसीलिए अब ये कंसेप्ट हम लोग वैसे बार बार पढ़ेंगे, काफी बार ये डिस्कस होगा। नेट चार्ज रिसाइड्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इसको और बारीकी से समझेंगे चैप्टर में ही कि जो कोई कंडक्टर होगा ना, उस कंडक्टर पे आप कितनों भी चार्ज दोगे ना, वो सब उसके सरफेस पे आ जाएगा। आप कंडक्टर को कितना भी चार्ज क्यों ना दें, वो टोटल का टोटल, चाहे वो सॉलिड कंडक्टर हो, हॉलो कंडक्टर हो, कोई भी कंडक्टर होगा। ध्यान दीजिएगा, सॉलिड कंडक्टर मतलब हुआ कि उसका जो कंडक्टिंग पार्ट अंदर में भी है, इंटरनल मटेरियल है। और हॉलो कंडक्टर का मतलब होता है कि सिर्फ ऊपर ऊपर कंडक्टर है। चाहे सॉलिड कंडक्टर हो या हॉलो कंडक्टर हो, टोटल का टोटल चार्ज यानी कि नेट चार्ज जो उस पे होगा ओवरऑल, वो उस पे सरफेस पे लाई करेगा। ठीक है? इंसुलेटर में अगर आप चार्ज दे रहे हैं किसी भी तरह से, भाई रविंग किए तो चार्ज दिए ना, इंसुलेटर में हर जगह चार्ज होता है, सरफेस पे, मतलब जहां पे जितना चार्ज गया वहां पे उतना चार्ज होगा। इंसुलेटर में चार्ज एवरीवेयर मिलेगा आपको, इनसाइड आउटसाइड हर जगह मिलेगा। लेकिन अगर हॉलो इंसुलेटर हो तो सरफेस पे, क्योंकि मटेरियल तो सरफेस पे ही है। आई बात समझ में? लेकिन कंडक्टर में मटेरियल कहीं भी क्यों ना हो, टोटल का टोटल चार्ज कहां पे होगा? आउटर सरफेस पे होगा। क्लियर है? टोटल का टोटल चार्ज आउटर सरफेस पे होगा, मतलब इनसाइड नो चार्ज, और जहां पे नहीं चार्ज वहां पे फील्ड भी नहीं होता है। भाई चार्ज होगा तब ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अंदर में कंडक्टर का चार्ज है ये नहीं है, तो अंदर में कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं ना। आई बात समझ में? तो इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, एक तो रीजन ये है, और भी और भी कुछ रीजन होंगे जो हम लोग पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेल्स में। फिर आपको ये और चीजें क्लियर हो जाएगी कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने के काउज क्या है एक्चुअल, जो थोड़ा लॉजिक से हम लोगों ने सोचा। सबसे अगला, जैसे देखो आउटर सरफेस, मतलब इसमें टोटल चार्ज कितना है? 5। ये जो पांचों का पांचों कूलम चार्ज है, इसके हमेशा आउटर सरफेस पे होगा। जितना भी चार्ज होगा नेट चार्ज उसके आउटर सरफेस पे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। गुड। अगला है चार्ज लीक्स फ्रॉम शार्प पॉइंट। इसको पढ़ेंगे, याद दिला देना, सिलेबस में वैसे है। जब हम लोग वेन डी ग्राफ जनरेटर पढ़ेंगे तो यहां पे ये कंसेप्ट आएगा, चार्ज लीक्स फ्रॉम शार्प पॉइंट। जैसे आपके पास मान लीजिए एक गोला है, ठीक है, और उस गोले में मान लो कहीं पे ना एकदम नुकीला पोजीशन है, जैसे इस तरह का। ध्यान दो क्या कह रहे हैं। आपके पास मान लीजिए कुछ ऐसा डिवाइस है, मतलब कुछ मान लीजिए ऐसा मटेरियल है, ऐसा कंडक्टर है जिसमें आप, जिसको सोर्स से लगा रखे हैं, उसमें वोल्टेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसमें एक शार्प पॉइंट है, नुकीला एंड है। आई बात समझ में? आप वोल्टेज बढ़ाइए 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 बढ़ाइए, वोल्टेज बढ़ाते रहिए, हाई वोल्टेज कर दीजिए। एक ऐसा टाइम आएगा कि उससे चार्ज लीक करने लगेगा, कंडक्टर से चार्ज इमिट होने लगेगा। वेन डी ग्राफ जनरेटर यही करता है। ठीक है? बहुत ज्यादा वोल्टेज करोगे तो देखो, जैसे ये कंडक्टर अभी इसको चार्ज मान लो कर रहे हैं, तो इससे चार्ज नहीं बाहर आ रहा है, यहां पे हाथ तुम रखे हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब तुमको फर्क पड़ने लगेगा, शॉक लगने लगेगा। एयर में भी हाथ रखोगे ना, शॉक लगेगा तुम्हें, मतलब यहां से चार्ज लीक हो रहा है। क्यों? क्योंकि एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो चुका है, अब एयर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर दी है, तो चार्ज लीक होने लगा। अब ये जो गोला था, ये गोला से हर जगह से चार्ज लीक करेगा नहीं। देखोगे ध्यान से कि इसका जो शार्प पॉइंट है जहां पे ना, वहां से चार्ज लीक कर रहा होता है।
अब इसका कंसेप्ट क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे बढ़िया से डिटेल्स में। वहां पे आपको फॉर्मूला आएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। मतलब चार्ज डेंसिटी, देखो चार्ज कहां से फ्लो करेगा? जहां पे चार्ज पहले सबसे ज्यादा जमा होगा, जहां पे चार्ज ओवरलोडेड हो जाएगा, वहीं से चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा ना। तो जो शार्प पॉइंट होता है, शार्प पॉइंट का मतलब यह हुआ कि उसका कर्वेचर बहुत छोटा हो जाएगा और उसका रेडियस बहुत छोटा हो जाएगा, जिस वजह से वहां पे चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। बहुत चार्ज आके जमा हो जाएगा वहीं पे, तो वहीं से चार्ज लीक करना स्टार्ट करता है। इसका ऐसे एक्चुअल कंसेप्ट है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है जिसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हुआ। मतलब जो शार्प पॉइंट होता है उसका रेडियस बहुत छोटा होगा, जिस वजह से वहां पे चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होगी, और चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होगी तो वहां पे बहुत ज्यादा चार्ज आके जमा होगा, वहीं से लीकिंग स्टार्ट होगा। इस फिनोमेना को कहा जाता है, मजाक नहीं सच में, कोरोना डिस्चार्ज। इसको कहा जाता है कोरोना डिस्चार्ज। कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है ये, तुम लोग क्या समझे कि कोई इसी चीज का शॉर्ट फॉर्म है ना, है ना, ना ना, सच में इस फिनोमेना को कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। कोरोना नहीं, कोई रिलेशन नहीं है कोरोना से। कोरोना तो इस बार आया ना, फिजिक्स कब से है, तभी कोरोना वायरस भी नहीं था। कोरोना बहुत दिन से नहीं, वायरस बहुत दिन से था, नाम इसका कोरोना पड़ा है हाल फिलहाल में ना। अच्छा कब से पड़ा होगा कोरोना? कब से, फिर भी कब से है? जब तक ह्यूमन आ रहा हो तब से ना भाई, मानव सभ्यता के बाद ही आया होगा ना। और फिजिक्स कब से है? मानव सभ्यता से पहले से भी, तो कोरोना डिस्चार्ज पहले से भी था। खैर उसमें कुछ नहीं रखा है, ये कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये सच में रियल फिनोमेना है। इसी फिनोमेना को कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। फिर भी हम लोग पढ़ेंगे इसे अलग से भी, आई बात समझ में, डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे। बोलो यहां तक क्लियर है? सारी पॉइंट्स क्लियर हो गई। अब कुछ दो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हैं, जिस मतलब 3 कंसेप्ट और पढ़ना है हम लोगों को प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पे। एक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, जो कि लंबा टॉपिक नहीं है लेकिन हम पढ़ाएंगे लंबा में, मतलब हम पढ़ाएंगे इसको एक्सपेरिमेंट के साथ। आज से पहले आपने चार्ज इज क्वांटाइज्ड पढ़ा है 2 लाइन में फर्स्ट फॉर्मूले के साथ, और उस पर प्रॉब्लम भी करें, काम उससे भी बनेगा। लेकिन अब की बार चार्ज इज क्वांटाइज्ड एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ेंगे। मतलब उसका क्या एक्चुअल कंक्लूजन है। आपको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कैसे, ये भी पता चलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे कैलकुलेट किया गया, किस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, वहां पे क्या मैकेनिक्स आए, कौन सा? मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसके बेसिस पे चार्ज कैलकुलेट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट किया गया। उसके बाद आए थे जे थॉमसन साहब, और उन्होंने इस कंसेप्ट के बेसिस पे चार्ज का मास कैलकुलेट किया था। चार्ज का मास बाद में कैलकुलेट हुआ था, जब ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ। मिल्कन साहब ने जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट किया, तो फिर बाद में जे थॉमसन साहब आए और उन्होंने E/m रेशियो के बेसिस पे, आप 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं ना, एक बार प्लीज जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट पढ़ के आइएगा, एक बार कैप करके आइएगा। E/m रेशियो वहां से देख लीजिएगा बढ़िया से, उसका सिर्फ हम डाटा यहां पे यूज करेंगे, उससे इलेक्ट्रॉन का मास भी आ जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री चार्ज, मतलब चार्ज के अंदर का चार्ज पढ़ेंगे, यानी प्रोटॉन के अंदर का भी चार्ज पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे क्वार्क। क्वार्क वो भी पढ़ना है, जो मैटर कंपोजिंग पार्टिकल्स होते हैं। क्वार्क रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी मैटर को बनाने के लिए। मतलब देखो, किसी भी मैटर को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? एटम। एटम को कौन बनाता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो भाई प्रोटॉन को कौन बनाएगा? तो मैटर कंपोजिंग पार्टिकल को हम लोग कहते हैं क्वार्क, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है। डिटेल्स में वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे किसी थोड़ा डिटेल्स में पढ़ सके। और उसके बाद एक टॉपिक लास्ट होगा, जो हमें पहले ही पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन जानबूझ के उसको लास्ट पढ़ा रहे हैं। कारण ये है कि उसमें और डिस्कशन होने वाला है। चार्ज इज एक पॉइंट यहां पे छूट गया था, कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ मास ना, कहीं पे लिखे हैं क्या? हाँ लिखे ना, चार्ज इज कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ मास। अगर हम किसी तरह से किसी भी बॉडी पे चार्ज बता दिए, तो आप इन्हें मान लोगे कि उसके पास मास है। अब मान लोगे ना, हम बोल दिए कि इस पे पास इतना चार्ज है, तो आप मानोगे ना कि उसके पास मास भी होगा? नहीं, इसीलिए कहा जाता है कि चार्ज इज कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ मास। ठीक है, ये मास को वेरीफाई करता है। तो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे चार्ज इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वहां पे 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स करेंगे, जिसमें आपको चार्ज भी कंजर्व प्रूफ हो जाएगा और मास भी कंजर्व प्रूफ हो जाएगा। ठीक है,
तो आज के लिए इतना आइडिया नहीं देते हैं, मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में। तब तक यहां तक पढ़िए, रिवीजन करिए। धन्यवाद।